नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले और उसकी जांच की। इस जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को दी गई थी और उस वक्त एनआईए को हेड कर रहे थे वाईसी मोदी। मोदी जी आज हमारे साथ हैं उस जांच के बारे में बात करने के लिए और उस जांच से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी बात करने के लिए। मोदी जी, आपका रायसीना रिपोर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। 14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 बजे ये हमला हुआ जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। सरकार ने आपको कब बताया कि ये जांच जो है वो एनआईए को दी जा रही है? देखिए, कोई भी बड़ा इस तरह का आतंकवादी हमला देश में होता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन उस एजेंसी उसी समय पिक्चर में आ जाती है। हम लोगों का ये मैंडेट है कि देश में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे या ना करे, उसको इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए या ना सौंपी जाए, उसके बावजूद एनआईए का प्रयास ये रहता है कि उस घटना के बारे में हम सारी जानकारी तुरंत से प्राप्त करें और जितना भी एविडेंस ओपन सोर्स से कलेक्ट किया जा सकता है या दूसरे माध्यम से कलेक्ट किया जा सकता है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग उसको कोलेट करते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन एनआईए को मिलती है, सरकार सौंपती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी टीम चली जाती है और उस सूचना का इस्तेमाल करती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हमें नहीं मिलती तो हम जो भी एजेंसी, लोकल पुलिस अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोकल सीआईडी कर रही है, जो भी कर रहा होता है उसको हम सूचना प्रदान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो क्योंकि एनआईए देश की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये हमारा रोल रहता है। जहां तक पुलवामा की घटना का सवाल है, हम लोगों को तुरंत ही इस बात का आदेश मिल गया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी और एनआईए ने अपनी टीम को मोबिलाइज करके हमने तुरंत ही उस टीम को अगले दिन भेज दिया था। और उसके साथ साथ उसके 2 दिन बाद मैं स्वयं गया था और हम लोगों ने सारे स्पॉट पर जाकर सारे एविडेंस जो स्पॉट से मिल सकता है उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया, उसको कलेक्ट किया और लोकल पुलिस के साथ सहयोग किया। क्योंकि आप जानते हैं ये इतना बड़ा मामला था और एनआईए की टीम प्रोफेशनली बहुत साउंड है। हम लोग एक तरह से आम भाषा में जिसको कहते हैं क्रैक टीम है हमारी। लेकिन क्योंकि इतने लोगों को इंटेरोगेट करना होता है और बहुत दूर दूर तक एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए लोकल पुलिस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इस केस में भी हम लोगों ने वहां पहुंचकर, हमारी टीम ने, क्योंकि हमारी एक कंप्लीमेंट श्रीनगर में भी रहता है, जम्मू में हमारा ऑफिस है, तो नॉर्मली ऐसे मामलों में तुरंत टीम वहां से चली जाती है। और फिर हम लोग साथ ही साथ दिल्ली से भी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पास फोरेंसिक के आदमी हैं, जो हमारे पास साइबर के एक्सपर्ट हैं, उन सबको हम लोग वहां भेजते हैं। तो इस मामले में देखिए, ये बिल्कुल ही एक ब्लाइंड केस था। जब हमारी टीम वहां पहुंची या इनफैक्ट जब मैं भी गया, तो किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा जो दुस्साहसी काम है वो किसने किया है। ऑफ कोर्स जैश ने ये क्लेम कर लिया था कि अटैक उन लोगों ने, उनके लोगों ने किया है, लेकिन हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम लोग, हम अपने एविडेंस के बेस पर ही हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ना कि क्लेम किसने क्लेम किया है। सर, और उसी समय माफ कीजिएगा सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। एक बड़ी अहम बात आपने कही, जो कि क्राइम सीन जो है इस मामले में बहुत बड़ा था। ये आत्मघाती हमला था और इसका क्राइम सीन, क्योंकि उसमें आपको उस क्राइम सीन को इतना दूर तक फैला हुआ था, वहां से सारी एविडेंस इकट्ठा करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। कितनी दूर दूर तक आपको वहां पे एविडेंस मिला उस क्राइम सीन से? देखिए, इस बड़ा, क्योंकि वो घटना का जो स्थल था वो इस तरह से था, तो ऊंचाई पर था और वहां से
जहां तक मुझे याद पड़ता है 500-700 मीटर तक टुकड़े बिखरे हुए थे, जो गाड़ी के पार्ट्स थे या बॉडी पार्ट्स भी थे। तो 700-800 मीटर तक नीचे गाड़ी के पार्ट्स हम लोगों को मिले थे। और इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि जब वो पार्ट्स मिल कि किसी को भी ये फैसला करना कठिन था कि जिस गाड़ी ने हिट किया वो कौन सी गाड़ी थी। और इस काम के लिए हमारी टीम ने लोकल मैकेनिक्स को बुलवाया और लोकल मैकेनिक्स से बात की। तो ज्यादातर का ये व्यू था कि ये गाड़ी कोई मारुति गाड़ी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मारुति का भी कौन सा मॉडल है। तो इस बात का जब ये फैसला ऑलमोस्ट निश्चित सा हो गया कि गाड़ी तो मारुति ही थी, तो हमने मारुति के इंजीनियर्स को बुलवाया। दिल्ली से, गुड़गांव से मारुति के इंजीनियर गए, उन्होंने जाकर हमें कंफर्म किया कि ये एक मारुति गाड़ी थी, मारुति इको व्हीकल थी, ये उन लोगों ने हमारे को बताया। लेकिन ये मारुति इको व्हीकल का हम लोग ये जानना चाहते थे कि ये मारुति व्हीकल का ओनर कौन था, वहां कैसे पहुंची वहां तक। तो इसके लिए हमें स्पॉट से कोई ऐसी चीज पार्ट नहीं मिला था जिसके बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका ओनरशिप को सिंपली जाना जा सकता था। वहां उसका शॉक ऑब्जर्वर का एक पार्ट मिला जिसके ऊपर एक नंबर था। तो लेकिन वो शॉक ऑब्जर्वर का नंबर कोई हर गाड़ी का इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक लॉट नंबर था। उस लॉट के बारे में मारुति वालों ने ये बताया कि ये हम अपने रिकॉर्ड से देख के ये बता सकते हैं कि ये जो शॉक ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस होता है, शॉक ऑब्जर्वर जब बन जाता है वो तीसरे दिन जैसे गाड़ी में लग जाता है, तो अप्रोक्सीमेट डेट हम बता सकेंगे कि ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेट है। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने, फिर मारुति कंपनी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने मेहनत करके ये बताया अपने रिकॉर्ड चेक करके कि कौन सी 50 गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर में उस लॉट की गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की सहयोग से, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम लोगों ने उस गाड़ी की ओनरशिप तक हम लोग पहुंच गए। ये दिखलाता है कि टेक्नोलॉजी का और अच्छे रिकॉर्ड से हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सर, और मैं आपसे, ये आपने जो बात कही बहुत अहम है। और मुझे मालूम है कि एनआईए जब जब तमाम राज्यों की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैं उनके साथ जब भी वो मीटिंग करती हैं, तो एनआईए के अधिकारी हमेशा उनको बताते हैं कि क्राइम सीन जो एनालिसिस है वो कितना अहम होता है। और हम यहाँ एक देखते हैं, लगातार देखते हैं कि खासतौर पे बम ब्लास्ट के मामले पर तुरंत वहां पे भीड़ जुट जाती है, क्राइम सीन को सिक्योर करने में दिक्कत होती है, तमाम आवाजाही होती रहती है। इस मामले में जैसे आपने वो शॉकर के बारे में बताया, इसका मतलब ये है कि ये एक बार फिर इस बात को अंडरलाइन करता है कि क्राइम सीन का एनालिसिस किसी भी घटना की, खासतौर पर टेरर का, किसी भी अपराध के जांच में कितना मददगार होता है। नहीं, ये देखिए, किसी भी हर इन्वेस्टिगेशन की हम लोग एक लर्निंग मानते हैं। और जो भी हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन से जो भी हम सीखते हैं, ये सब हम एनआईए डिफरेंट स्टेट एजेंसीज की, एंटी टेरर स्क्वाड्स की रेगुलरली ट्रेनिंग करती रहती है, उनकी ब्रीफिंग करती है। और उसमें इस तरह की हमारी जो जानकारियां हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, वो हम लोग नॉर्मली शेयर करते हैं डिफरेंट एंटी टेरर एजेंसीज को, हम लोग सेंसिटाइज करते हैं। और ये तो देखिए एक स्टैंडर्ड बात है किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, जो क्राइम सीन को सिक्योर किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। परंतु ये एक नॉर्मल हमारी एक प्रॉब्लम है हमारी। हम लोग जहाँ जहाँ भी कोई घटना होती है वहाँ लोकल पुलिस को बहुत प्रयास करना पड़ता है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो
और क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना करे। स्पेशली इस टाइप के केस में तो एक और समस्या थी कि हमारी टीम्स को काम करने में हमें इस बात की भी ध्यान रखने की जरूरत रहती थी, चिंता थी कि क्योंकि वो एरिया उन दिनों टेररिज्म से बहुत अफेक्टेड था और कहीं भी दूसरी स्टेट्स के एक्सपीरियंस हैं कि एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना उसी स्पॉट पे हो जाती है, उन लोगों को जान खतरे में पड़ जाती है, इन्वेस्टिगेटर्स की जान खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सेंट्रल फोर्सेस का बहुत सहयोग मिला हमें, कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत सहयोग मिला और उसके सहयोग से ही एनआईए इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन इस केस में कर पाई। परंतु मैं उस समय आ, ये एक सर, ब्लाइंड मैं केस था एक बार और फिर बड़ी आपको कठिनाई रोकूंगा। थी। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी जो हैं वो 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और असम मेघालय कैडर से ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त आईपीएस में आए थे जब जब असम में अशांति का माहौल था। तो मोदी जी जब बात करते हैं कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में काम करना, तो ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एज ए यंग एसपी, एएसपी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके उस संदर्भ में वो ये बात कर रहे हैं कि जब वो लेथपुरा में, अवंतीपुरा के पास लेथपुर, जहाँ पे ये पुलवामा का जो ये जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, वो भी एक किस्म से ऐसा ऐसा टेरेन था, ऐसा ऐसा इलाका था जहां पे आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत थी सर। तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि अ, जो प्रोफेशनलिज्म है हमारी टीम्स का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिना किसी घबराहट के बिल्कुल निडरता से वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी जीवन को भी कोई खतरा ना हो, उनकी भी सिक्योरिटी बनी रहे और साथ में इन्वेस्टिगेशन कंप्रोमाइज ना हो। इस केस में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो सुसाइड बॉम्बर था वो स्वयं मारा गया। उसकी डेथ के बाद तो हमारे को बिल्कुल नए सिरे से एक तरह से काम करना था। ये कंफर्म हो गया कि सुसाइड बॉम्बर कौन था, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स मिले थे हमने उसे डीएनए टेस्ट करवा के और उसके परिवार के लोगों से डीएनए मैचिंग करवा लिया था। और लेकिन उसके बाद मैं इस आपको फिर केस से में हमें लीड। माफ कीजिएगा सर। अ, दो सवाल हैं। पहली बात तो ये कि जो ये एनआईए की टीम थी, ये दस्ता कितना बड़ा था? आपने एक कोई खास टीम बनाई होगी इस बारे में, जांच के लिए, पुलवामा के हमले की अहमियत को देखते हुए और उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए। वो कितनी बड़ी टीम थी? और दूसरी बात यह है कि ये जो सुसाइड बमर है उसका तो आपको वीडियो मिल गया था, तो उसकी परिवार की पहचान, वो उसमें कितना वक्फा लगा, कितनी जल्दी हो पाई, या उसमें भी कोई दिक्कत आई? नहीं, देखिए, टीम का एनआईए कोई एक तरह से इस तरह नहीं होता है कि कोई हमने 5 आदमी की टीम बना दी, 10 आदमी की टीम बना दी। हम लोग सबसे पहले एक आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हम ईयर मार्क करते हैं। वो एसपी रैंक का अफसर हो सकता है, वो डीएसपी रैंक का भी अफसर हो सकता है। इस केस में जो हमारा एसपी जम्मू थे, हम लोगों ने उन्हीं को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया और उसके साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से साथ साथ हमारे आदमी जाते रहते थे। तो किसी समय वहां 20 आदमी भी हो सकते हैं उस केस के लिए, किसी समय 10 भी हो सकते हैं, किसी समय 25 भी हो सकते हैं। लेकिन कोर टीम इस तरह के केस के लिए 10-12 लोग होते हैं जो वो सिर्फ इसी केस पर काम करते हैं। बाकी जो है हमारी टीम जो है असिस्टेंस के लिए जाती रहती है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट केस था जिसमें हमारे डीआईजी, आईजी और मैं स्वयं इस केस में रेगुलरली ही हम लोग इस केस को डिस्कस करते रहते हैं और जो जो भी अप्रोप्रिएट आदमी थे, जिनकी भी रिक्वायरमेंट थी, उनको हम लोग भेजते रहे। तो जहां तक टीम की साइज का है, साइज के बारे में तो मैं ये कहा करता हूं कि किसी केस में एनआईए की एक केस में किसी मौके पर 100 आदमी भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सारे
देश से लोगों को बुला बुला कर हम लोग अपनी टीम्स को, बड़ी टीम को उस समय समय के अनुसार, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एक मामले में हमने श्रीनगर जेल में सर्च की थी। तो उसमें जहां तक मुझे अब पड़ता है कोई 200 के आसपास आदमियों के ने उस सर्च में शामिल किए गए थे। तो इसलिए साइज इस केस में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इस केस में इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितनी हमें उस समय पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे जरूरत है। और ये तो इतना बड़ा केस था कि इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और रेगुलर डिस्कशंस होती थी। इवन हम लोग, चाहे वो आईजी उस केस से कनेक्टेड हो ना हो, तब भी हम लोगों ने बड़ी डिस्कशन बैठकर आपस में की, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इस केस में लीड मिल सके और हम लोग इस काम में सक्षम हो सके। सर, इस बारे में राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा था और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, और राजनीतिक तौर पर भी आपको इसमें इसमें फाइनली जो है वो एनआईए की एक जवाबदेही है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को जानकारी देने की। तो होम मिनिस्टर के लेवल पर उसमें कितनी मीटिंग होती थी, कितनी कितनी बार आपको अपडेट करने के लिए, कितने कितने दिन में या कितने वक्फे में आपको लगातार अपडेट करने के लिए दिया जाता था, टाइम दिया जाता था? देखिए, एनआईए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और मैं इस बारे में बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि एनआईए को पॉलिटिकल जो एग्जेक्टिव है उनका भी उतना ही पूरा विश्वास है। और देखिए, जहां तक ब्रीफिंग की बात है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट होम मिनिस्टर जो है, वो तो बड़े हैंड्स ऑन आदमी हैं। वो हर चीज में इतना गंभीरता से इंटरेस्ट लेते हैं, और जिस जिस सपोर्ट की भी जरूरत होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए ये इस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता कि किस तरह की कितनी ब्रीफिंग हुई, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की तरफ से पूरा सपोर्ट था। और जो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उन सब में पूरा किया गया। उनकी तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं थी। उनकी तरफ से तो सिर्फ एक ही आदेश था कि आप लोग प्रोफेशनल ढंग से काम करें और अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें और जल्दी से जल्दी इस केस के कल्प्रिट्स को पकड़ें। जी। दर्शकों, पुलवामा का हमला और इसकी जांच एक बहुत ही व्यापक उसका आयाम है। ये हमारी चर्चा का पहला पार्ट है, और इसके बाद और कई पार्ट होंगे जिसमें हम मोदी जी से लगातार इस बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग पहलुओं पर। फिलहाल पहले पार्ट के लिए अभी हम यहीं पे विराम लेंगे और जल्दी ही आपसे दूसरे पार्ट में मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद सर, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।